हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई क्वालिटी स्टॉक्स। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और हमारे मन में हमेशा एक सवाल उठता है कि कौन से स्टॉक को हम खरीदें, हम कैसे एक अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाई करें। तो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं वॉरेन बफे की फ़िलॉसफ़ी, और आप इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखिए और इसमें जो वॉरेन बफे की फ़िलॉसफ़ी है उसको अप्लाई करेंगे तो आप एक अच्छे स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये वीडियो उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए वीडियो नहीं है। तो आइए हम सब देखते हैं कि आप एक अच्छे क्वालिटी स्टॉक को कैसे शेयर मार्केट में आइडेंटिफाई करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ क्वांटिटेटिव चीज़ें जो आपको देखनी चाहिए एक स्टॉक में वो बताता हूं, एंड दैट इज स्टडिंग द ऑर्गेनाइजेशन। वॉरेन बफे का मानना है और मेरा भी ऐसा मानना है कि हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो 10-15 साल के लिए एटलीस्ट मार्केट में है, जिसकी 10-15 साल की हमारे पास हिस्ट्री है। हमें उसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखना है, हम जो पैसा लगाते हैं उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। सीधी बात है, अगर आपको मार्केट में कहीं और ज़्यादा मिल रहा है तो वो कंपनी अच्छी है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी एक कम से कम कितना होना चाहिए? रिटर्न ऑन इक्विटी कम से कम पिछले 10 सालों में 12% से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप 15 साल ले रहे हैं तो इन 15 साल में कम से कम 12 ईयर्स में, कम से कम 12 सालों में रिटर्न ऑन इक्विटी 12% से ज़्यादा होना चाहिए। और ऐसी कोई कंपनी आपको नहीं लेनी है जिसका ईपीएस पिछले 10 सालों में नेगेटिव हो। जिसका ईपीएस अगर पिछले 10 सालों में नेगेटिव हो, ऐसी कंपनी को नहीं लेना है। और इनका जो ईपीएस का ग्रोथ है, जो ईपीएस बढ़ने का ग्रोथ है, वो कम से कम 10 में से 8 साल पॉजिटिव होना चाहिए। और ईपीएस का ग्रोथ कितना होना चाहिए? कम से कम 10%। और एक पांचवा जो फैक्टर आपको देखना है, कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 15% से ऊपर होना चाहिए। कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पिछले 10 सालों में 15% होना चाहिए। फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जैसे बैंक, एनबीएफसी, उनके लिए आप नेट प्रॉफिट मार्जिन चेक करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव स्टडी। उसके अलावा कंपनी की बैलेंस शीट में डेट होता है, तो आपको देखना है जो लॉन्ग टर्म डेट है वो नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रीशिएशन से कम 2 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म डेट शुड बी लेस देन प्रॉफिट प्लस डेप्रीशिएशन बाय 2 टाइम्स। आंसर 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म डेट ज़्यादा है तो कंपनी रिस्की है और उस रिस्क का इम्पैक्ट शेयर होल्डर्स पे पड़ सकता है। हालांकि ये जो 2 टाइम्स का जो नियम है ये फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का तो बिजनेस ही लोन लेना है और आगे कस्टमर को लोन देना है। तो जैसे बैंक्स होती है, एनबीएफसी होती है, लेटेस्ट से आईसीआईसीआई बैंक है, बजाज फाइनेंस है, तो उन पे नियम मत लगाना। लेकिन आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, सर्विस कंपनी है, तो वहाँ पर आप ये नियम चेक करना कि कंपनी अपना डेट बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर रही है। इसके अलावा कंपनी की कुछ क्वालिटेटिव स्टडी भी हम करेंगे, और अगर कंपनी इन पैरामीटर्स पे खरा उतरती है तो फिर ये हमारी वॉच लिस्ट पे आएगा और फिर हम इस पे इन्वेस्ट करने की आगे सोच सकते हैं। तो क्या है ये क्वालिटेटिव फीचर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी का बिजनेस सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। क्या आप बिजनेस समझ पा रहे हैं? क्या ये जो कंपनी जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं इसका बिजनेस हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर उनका बिजनेस मॉडल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दूर से नमस्कार कर देना। दूसरा, आपको समझना है उसका प्रोडक्ट क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये पता भी नहीं चल पाएगा कि कंपनी कितने सालों के बाद आउटडेटेड, ऑब्सोलीट हो सकती है। और जब आपको पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस कितने साल के बाद ऑब्सोलीट हो सकती है तो वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। फिर आपको देखना है कि कस्टमर, कंज्यूमर्स और आप
क्या इस कंपनी के प्रोडक्ट को या इस कंपनी की सर्विसेज को आप परचेज करते हैं, कंज्यूम करते हैं? अगर आप इस कंपनी के प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं भी करते हैं, देन व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। एक और चीज़ जो मैनेजमेंट के बारे में आपको हमेशा देखनी चाहिए, क्या मैनेजमेंट ट्रूथफुल है अपने शेयर होल्डर से? क्या मैनेजमेंट अपने शेयर होल्डर्स को सारी इन्फॉर्मेशन सही सही बताते हैं, समय पे बताते हैं या नहीं? अगर मैनेजमेंट पे जरा भी डाउट हो, मैनेजमेंट के ऊपर अगर कोई भी आपको लगे कोई ईडी का केस चल रहा है, इनकम टैक्स का रेड हुआ है, कुछ क्राइम हुआ है, ऐसी कंपनी से दूर रहना है। एंड क्या मैनेजमेंट कुछ ऐसा कर रही है जो बाकी कंपनी नहीं कर रही है? क्या इस कंपनी में कुछ ऐसा प्लस पॉइंट है जो दूसरी कंपनीज में नहीं है? और क्या मैनेजमेंट उसका रैशनल, उसका रीज़न आपको कन्विंसिंगली एक्सप्लेन कर पाती है नहीं? तो ये 5 क्वालिटेटिव चीज़ें आपको देखनी है कंपनी में। छठी क्वालिटेटिव है कि अगर मान लो प्राइस बढ़ता है, अगर इन्फ्लेशन है, तो क्या कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा सकती है या नहीं? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ेगा आपका, लेकिन उसके साथ साथ आपका सेलिंग प्राइस भी बढ़ना चाहिए, अदरवाइज आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो स्क्वीज हो जाएगा, घटता जाएगा और मे भी बहुत ही कम हो जाएगा, लॉस हो सकता है। और एक चीज़ आपको देखनी है कि क्या ये जो प्रोडक्ट और सर्विस कंपनी बना रही है, क्या कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस को आज से 20 साल के बाद भी हम यूज़ करेंगे? उसके बाद हमें कंपनी की वैल्यूएशन स्टडी करनी है और देखना कहीं ये ओवर वैल्यूड तो नहीं है। कम से कम ये वैल्यूएशन एक्सरसाइज साल में एक बार तो होनी ही चाहिए। कंपनी अपना रिटेन्ड अर्निंग, यानी कंपनी के पास जो रिजर्व है उस पे कंपनी कितना कमा रही है, लेट अस कॉल इट रिटर्न ऑन इक्विटी, कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। पहले भी हमने कहा था कि कम से कम ये 12% होना चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि कंपनी की अर्निंग यील्ड, जो कंपनी कमा रही है, प्लस कंपनी का जो ईपीएस ग्रोथ रेट है, इसका टोटल कम से कम गवर्नमेंट बॉन्ड पे जो रिटर्न आ रहा है उससे तो ज़्यादा ही होना चाहिए कंपनी का अर्निंग यील्ड। अब आप पूछोगे सर ये अर्निंग यील्ड कैसे निकालते हैं? अर्निंग यील्ड निकालने के लिए कंपनी का ईपीएस लेना है और कंपनी की प्राइस को आपको प्राइस से डिवाइड करना है। ये हो गया अर्निंग यील्ड, यानी कंपनी पे आप जो पैसा लगा रहे हो, जो शेयर प्राइस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, दैट इज अर्निंग यील्ड प्लस ईपीएस किस रेट से ग्रो कर रहा है। और ये कम से कम, मान लो गवर्नमेंट बॉन्ड पे 7% रिटर्न है तो उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। अब आज के वीडियो में हम कंपनी की वैल्यूएशन कैसे करते हो नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एक एरिया है डिस्कशन करने का। तो कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे और जो मार्केट में कंपनी की वैल्यू चल रही है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। अगर कंपनी की मार्केट वैल्यू कम है, डिस्काउंट पे अवेलेबल है, तो ये कंपनी खरीदने लायक है। लेकिन अगर कंपनी ओवर वैल्यूड है, जितना उसकी वैल्यू होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी कंपनी को हम नहीं खरीदेंगे। महंगी कंपनी खरीदने में आपको रिस्क क्या है कि उसकी प्राइस आगे चलकर घट सकती है। उसके बाद कई सारे इवेंट्स होते रहते हैं, इलेक्शन होता है, वॉर होता है, युद्ध होता है, कहीं पे कोई नेचुरल कैलामिटी आ सकती है जिससे कंपनी को हो सकता है फ़र्क पड़े। तो हमें देखना है क्या ये इवेंट कंपनीज को कितना अफेक्ट करते हैं और कंपनी अपने को कैसे उन इवेंट से प्रोटेक्ट करती हैं। तो कंपनी, इफ द कंपनी हैज़ बैड पब्लिसिटी, आस्क फॉर क्वेश्चन, इज द कंपनी स्टॉक प्राइस सफरिंग फ्रॉम अ मार्केट पैनिक। जैसे ही मार्केट में कुछ हुआ, क्या कंपनी का स्टॉक प्राइस धड़ाम से नीचे गिर जाता है? क्या बिजनेस रिसेशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाता है? क्या कोई और कैलेमिटी होने से कंपनी का प्राइस गिर जाता है? और क्या ये क्योरेबल है? क्या इस ठीक हो सकता है? प्राइस गिरेगा, शेयर मार्केट है तो प्राइस ऊपर नीचे होगा, लेकिन क्या वापस ये रिबाउंड हो सकता है? ये आपको देखना है। और अभी अभी आपने क्वालिटेटिव स्टडी की, अगर कोई इवेंट होता है जिससे कंपनी का प्राइस नीचे गिरता है तो क्या करना चाहिए कि वापस कंपनी ट्रैक पे आ सके, और क्या कंपनी ऐसे स्टेप्स ले रही है?
आपके हिसाब से क्या होना चाहिए और क्या कंपनी ऐसे स्टेप ले रही है। और उसके अलावा आपको ग्राउंड रिसर्च करना है, कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जो सेलर्स हैं उनसे पूछना है, उनका ओपिनियन लेना है कि क्या ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अच्छा करते रहेंगे या इसमें कुछ चेंजेस होने की संभावना है। और जो आपने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी किया उसको आपको बार बार विजिट करना है। आज जो स्थिति है वो 1 साल बाद नहीं होगी, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। क्या कुछ चेंज हुआ है कंपनी के परफॉर्मेंस में, कंपनी की क्वालिटी में, कंपनी के मैनेजमेंट में, कंपनी की ग्रोथ में, और उसके बाद फिर आपको उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने बहुत ही कम समय में हाउ टू आइडेंटिफाई अ हाई क्वालिटी स्टॉक आपको बताने की कोशिश की। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल एएस फाउंडेशन को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो और इस टाइप के वीडियो जो है आपको इन्वेस्टमेंट में बहुत मदद करेंगे और ऐसे वीडियो हम लगातार लेकर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।